Hello guys, welcome back you to the YouTube session. I'm Kanika Chaudhary and we are learning biological classification, and again I'm with second part or second lecture of kingdom Monera. Okay, so I hope you all have studied some about structure of bacterial cell by yourself. So let's begin. इस मोनेरा किंगडम में सेकेंड लेक्चर में हम लोग स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस तो पढ़ेंगे बैक्टीरियल सेल के, बट साथ के साथ हम रिप्रोडक्शन मोड भी पढ़ेंगे. चले लेट्स बिगिन. यस बच्चों, लेट्स बिगिन विद द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया. स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया ड्रॉ करके हम देख चुके थे. अब बात आ जाती है इसके कवरिंग्स की. उन कवरिंग्स या जो पार्ट्स इसके हैं उसके फंक्शंस देख लेते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं. सबसे पहले जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है बैक्टीरिया की, लेट्स हैव अ रफ डायग्राम ऑफ इट. सबसे पहले जो बैक्टीरिया की कवरिंग होती है, अगर हम उसकी बात करें, ठीक, तो बैक्टीरिया की सबसे पहले कवरिंग क्या है? दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ बैक्टीरिया, राइट, जिसको हम क्या बोल देते हैं? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल वॉल. इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम सेल वॉल बोलते हैं, बैक्टीरिया की आउटर मोस्ट कवरिंग को. ठीक है, दिस इज सेल वॉल. सेल वॉल के अंदर एक और कवरिंग होती है, दिस इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. उसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं. एक और चीज याद रखने वाली है, और वो क्या है? वो ये है कि इस सेल वॉल के ऊपर एक और कोटिंग होती है कुछ बैक्टीरियाज के ऊपर. ठीक है, ये कोटिंग जो इसके ऊपर होती है, ये कोटिंग किस तरीके की है? ये कोटिंग कभी कभी स्मूथ कोटिंग होती है, नॉर्मली बहुत स्मूथ जेली लाइक कोटिंग होती है. ठीक है, तो जब स्मूथ कोटिंग हो सेल वॉल के ऊपर, उस टाइम इसको क्या कहा जाता है? ग्लाइकोकैलिक्स. ठीक है, तब इसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स. इतना समझ आया? अब इसी से रिलेटेड मैं कुछ बात बताऊंगी आपको. हेयर इट इज. ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का, उसकी सेल वॉल की हम बात करें, सेल वॉल के ऊपर कवरिंग की बात कर रहे हैं. सेल वॉल के ऊपर की जो कवरिंग होती है उसको ग्लाइकोकैलिक्स कहा जाता है. ग्लाइकोकैलिक्स जिसको कहा जा रहा है, ये ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? ये एक टाइप का कैप्सूल है, हार्ड कवरिंग है सेल वॉल के ऊपर. बट और ये जो हार्ड कवरिंग है कैप्सूल, ये क्या है? पॉलीसैकेराइड से मिलकर बनी हुई है. बट कुछ बैक्टीरियाज के अंदर इस पॉलीसैकेराइड की लेयर के ऊपर या इस कैप्सूल के ऊपर एक जेली लाइक सब्सटेंस, स्मूथ सब्सटेंस जिसको स्लाइम भी बोलते हैं, उसकी कोटिंग होती है. ठीक है, तो इस स्लाइम की कोटिंग जिसके ऊपर कैप्सूल के ऊपर होती है जिन बैक्टीरियाज के अंदर, वहाँ इस स्ट्रक्चर को क्या बोल देते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स. ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स और स्लाइम लेयर मिलकर क्या बना रहे हैं? कैप्सूल्स बना रहे हैं. और ये कैप्सूल क्योंकि ऊपर से स्मूथ हो गया है, तो इसको क्या कह दिया गया है? ग्लाइकोकैलिक्स. जरूरी नहीं है सभी बैक्टीरिया के ऊपर स्लाइम लेयर हो. जिनके ऊपर होती है वो ग्लाइकोकैलिक्स हो गया, अदरवाइज इट इज नॉर्मली कॉल्ड एज कैप्सूल. ये मैक्सिमम उन बैक्टीरियाज पर होती है स्लाइम लेयर, यानी टोटल ग्लाइकोकैलिक्स, जो पैरासिटिक टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं. ठीक है, जो कि अपने आप को दूसरों से फूड ले रहे हैं. पहली बात तो ये होगी, दूसरों से फूड ले रहे हैं और अपने आप को किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं? फैगोसाइटोसिस से. जिस बॉडी से, जिस होस्ट बॉडी से फूड ले रहे हैं, या कोई और इनको निगल ना जाए, या कोई एंटीबॉडीज के कांटेक्ट में आने की वजह से ये मर ना जाए. तो इसलिए कैप्सूल का क्या रोल है, या ग्लाइकोकैलिक्स का क्या रोल है, कि मैक्सिमम ये पैरासिटिक फॉर्म्स में होता है और ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. ठीक है, ये जो स्लाइम लेयर होती है ग्लाइकोकैलिक्स में कैप्सूल के ऊपर, इसका काम क्या है? डेसिकेशन को रोकना. डेसिकेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर, एक्स्ट्रा वाटर. ठीक है, तो बैक्टीरिया किस तरीके की कंडीशंस में रह रहा है? टेम्परेचर कंडीशंस में. इन ऑल दैट उसको अपने ऊपर या अपने अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर, उसके लॉस को बचाना है, तो यानी डेसिकेशन से बचाना है. तो इसके लिए भी ये स्लाइम लेयर काम करती है. लॉस ऑफ वाटर बहुत कम होने देती है. किसी भी टाइप के वायरल अटैक से बचाती है.
और जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होता है जिनमें कैप्सूल होते हैं या ग्लाइकोकैलिक्स होता है, वो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया नॉर्मली किस तरीके के होते हैं, जिन पर किसी भी टाइप का फ्लैजेला नहीं होता, यानी नॉन फ्लैजेलेटेड होते हैं। ठीक है, दूसरा आ जाता है सेल वॉल स्ट्रक्चर जो बैक्टीरिया का है। सेल वॉल कैसी होती है, बहुत रिजिड होती है, हार्ड होती है, टफ होती है। इसका काम क्या है, शेप ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। किससे, बर्स्टिंग से। सेल के अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उन एक्टिविटीज़, उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की वजह से कहीं सेल बर्स्ट ना हो जाए, कोलैप्स ना हो जाए, क्योंकि अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं उनकी वजह से ऑस्मोटिक चेंजेस ऑब्वियस से आते हैं। तो इन कंडीशंस की वजह से सेल ख़राब ना हो जाए, इसलिए ये काफ़ी रिजिड और टफ होती है। नॉर्मली सेल वॉल की जो थिकनेस होती है बैक्टीरियाज में वो 50 से 100 एंगस्ट्रॉम होती है। सेल वॉल के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था कि जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। और ये पेप्टाइडोग्लाइकन क्या होता है, ये पेप्टाइडोग्लाइकन होता है एसिटिल ग्लाइकोसामाइन, एसिटिल म्यूरेमिक एसिड और पेप्टाइड चेन, जो कि 4 से 5 अमीनो एसिड्स से बनी हुई है। इन सब की कॉम्बिनेशन को हम बोल देते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन। तो सेल वॉल नॉर्मली किससे बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की। अब क्योंकि इनकी सेल वॉल काफ़ी रिजिड और टफ होती है, तो ईजिली उसको ब्रेक करना या बैक्टीरिया को किल करना, दैट्स नॉट ईजी इन दैट सेंस। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि अगर बैक्टीरियल सेल को या बैक्टीरियल सेल वॉल को ब्रेक करना हो तो उसके लिए एक एंजाइम यूज में आता है, दैट इज कॉल्ड एज लाइसोजाइम। इस लाइसोजाइम की फीचर क्या है, इस लाइसोजाइम की फीचर है कि बैक्टीरियल सेल वॉल को ये डिग्रेड करना शुरू कर देता है, डिसॉल्व करना, ब्रेक करना शुरू कर देता है। ठीक है, हाँ जी। फिर सेल वॉल के बाद नेक्स्ट मेम्ब्रेन आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है थिन होती है, इलास्टिक होती है और सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब सिर्फ लिमिटेड चीज़ों का अंदर आना जाना करेगी, कि जो चीज़ें रिक्वायर्ड है सेल को वो अंदर आ सके और जो चीज़ें बाहर भेजनी है उनको बाहर भेजा जा सके, इसलिए उसको सेलेक्टिवली परमिएबल बोला है। किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, फॉस्फोलिपिड से, प्रोटीन से और कुछ अमाउंट में पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, बट स्टीरॉल्स नहीं होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कॉम्पोजिशन में। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक फोल्डिंग होती है, मैंने आपको बताया भी था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक फोल्डिंग होती है, जिस फोल्डिंग के साथ क्या होता है, न्यूक्लियोइड कनेक्टेड होता है। ठीक है, जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो इस न्यूक्लियर, ये हो गई एक फोल्डिंग, इस फोल्डिंग को कहा जाता है मीजोजोम्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मीजोजोम्स। और इसी फोल्डिंग के साथ जो न्यूक्लिक मटेरियल है यानी जेनेटिक मटेरियल है, जिसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोइड। क्यों कहा जाता है उसको न्यूक्लियोइड, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से पैक्ड नहीं होता है बाकी जेनेटिक मटेरियल्स की तरह। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक फोल्डिंग होती है जिसको बोलते हैं हम मीजोजोम्स। ठीक है, तो एक तो ये कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू मीजोजोम कनेक्टेड होता है, मीजोजोम के थ्रू क्या कनेक्टेड होता है, न्यूक्लियोइड। दूसरी चीज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो एक तरीके से साइट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, क्योंकि डायग्राम में शो भी किया हुआ था कि यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और भी कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से यहाँ की मेटाबॉलिक रिएक्शंस कंटिन्यूड रहती हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मीजोजोम होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही फ्लैजेला कनेक्टेड होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पाइली और फिम्ब्री कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, मीजोजोम मैंने अभी बताया, मीजोजोम वो फोल्डिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, इनवर्ड फोल्डिंग है जिसके साथ जेनेटिक मटेरियल कनेक्टेड होता है बैक्टीरिया का। फ्लैजेला क्या चीज़ है, फ्लैजेला स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया की। नॉर्मली इसका काम क्या होता है फ्लैजेला का, नॉर्मली ये साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है, पहली बात। ठीक है, साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है। दूसरी बात, फ्लैजेला एक टाइप के प्रोटीन से बना होता है जिसको बोलते हैं फ्लैजेलिन। क्या बोलते हैं उस प्रोटीन को, उस प्रोटीन को बोलते हैं फ्लैजेलिन। ठीक है, ये एक टाइप की होलो ट्यूब होती है जिसकी कोई पर्टिकुलर कोई खास मेम्ब्रेन नहीं होती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है हुक के थ्रू, ठीक है, जो कि बेसल बॉडी से जुड़ा हुआ होता है। ओके, और ये 360 डिग्री रोटेशन
कर सकता है और इसका काम क्या है, इसका काम है टू हेल्प द बैक्टीरिया इन लोकोमोशन, उसको चलने में मदद कराना। ठीक है, नेक्स्ट है पाइली, जिसको पाइलस भी बोला जाता है, फिम्ब्री, दोनों अलग अलग चीज़ें, दोनों का मतलब बताऊंगी। पाइली या फिम्ब्री क्या है, ये जो बैक्टीरिया की पूरी बॉडी पर जो छोटे 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 हेयर होते हैं उनको हम पाइली या फिम्ब्री बोल देते हैं। एक बहुत मामूली सा अंतर है, ठीक है, वो इनकी फंक्शनिंग में है। तो पाइली को हम पाइलस बोलते हैं सिंगुलर में। पाइलस का काम क्या होता है, कॉन्जुगेशन में, यानी आगे अभी आप इसका एक जेनेटिक ट्रांसफर का मेथड पढ़ोगे, जिनको नॉर्मली हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल देते हैं, बट एक्चुअली दिस इज जेनेटिक ट्रांसफर। ठीक है, कॉन्जुगेशन एक प्रोसेस आएगा जिसमें पाइलस बड़ा स्पेशल रोल प्ले करता है। दूसरी बात, पाइलस में एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, दैट इज पाइलिन। ठीक है, जिसका काम क्या होता है, इस पाइलिन प्रोटीन के थ्रू ही एक बैक्टीरिया किसी दूसरे से अटैच हो सकता है या किसी सरफेस से अटैच हो सकता है। दूसरी तरफ फिम्ब्री की अगर हम बात करें तो फिम्ब्री क्या है, नॉर्मली ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर मिलते हैं। ठीक है, वहाँ भी वो यही काम करेंगे, अटैचमेंट का। ओके, नेक्स्ट आ जाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, सेल के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। जो एक्वस फ्लूइड है उसके अंदर ऑलमोस्ट सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, सॉल्युबल प्रोटीन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, कोएंजाइम्स हो गए, विटामिन्स, लिपिड्स, मिनरल सॉल्ट्स एंड ऑफ कोर्स जेनेटिक मटेरियल दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, साइटोप्लाज्म जो होता है यहाँ पर उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ साइटोप्लाज्म में एक क्वेश्चन ही अराइज होता है कि साइटोप्लाज्म ग्रैन्युलर होता है, दानेदार होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइट, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास न्यूक्लियोइड। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड एक्चुअली क्या है, न्यूक्लियोइड है बैक्टीरिया का क्रोमोसोम, जो कि सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, यानी 2 लेयर होती हैं, 2 स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है, कनेक्टेड होता है एक दूसरे से। ठीक है, नेकेड डीएनए होता है। नेकेड डीएनए का मतलब है डीएनए के ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नाम की कोई कवरिंग नहीं है, यानी प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, इसलिए ही क्योंकि नेकेड है, इसके ऊपर कोई प्रॉपर कवरिंग नहीं है, औरों की तरह जो न्यूक्लियस इसका नहीं है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, न्यूक्लियोइड। इसमें एक और खास चीज है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स भी नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है हमारी, प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स क्या चीज है, प्लाज्मिड्स है कि जो हमारा बैक्टीरियल सेल होती है, उस बैक्टीरियल सेल के अंदर एक तो मेन क्रोमोसोम इसका यही हो गया बैक्टीरियल क्रोमोसोम, एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है जिसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मैटर भी बोलते हैं, और इसको प्लाज्मिड भी कहा जाता है। बस इतना समझ लीजिए आप, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है इसके पास जिसको प्लाज्मिड कहा जाता है। ठीक है, और एक्सेसरी रिंग के फॉर्म में भी आप इसको समझ सकते हो। और इस प्लाज्मिड की खासियत क्या है, इस प्लाज्मिड की खासियत ये है कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम से फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट होता है। इसको मतलब नहीं है बैक्टीरियल क्रोमोसोम क्या काम कर रहा है क्या नहीं, इसको जो करना है वो ये काम करेगा। ठीक है, ये इंडिपेंडेंटली बिहेव कर रहा है। इसके पास कुछ इंपॉर्टेंट जीन्स होते हैं, जैसे फर्टिलिटी फैक्टर जीन हो गया जिसको एफ फैक्टर जीन बोला जाता है। ठीक है, इसको एफ फैक्टर जीन बोला जाता है। दूसरा रेजिस्टेंट फैक्टर जीन हो गया जिसको आर फैक्टर जीन बोला जाता है। और कुछ जो ऐसे जीन्स हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, सो दैट लेग्यूमिनस प्लांट्स कैन यूज दैट नाइट्रोजन इजीली बिकॉज दे आर नॉट एबल टू यूज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली। फर्स्ट दे नीड टू कन्वर्ट दैट इनटू यूजेबल फॉर्म, देन दे यूज देम। ठीक है, तो उनको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज की ज़रूरत होती है। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज जो होते हैं उनके अंदर प्लाज्मिड में उनका जीन होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में स्पेसिफाइड रोल प्ले करेगा। ठीक है, कभी कभी टेम्परेरीली फॉर्म में ये जो मेन क्रोमोसोम है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, उसके साथ ये चिपके हुए आपको नज़र आ सकते हैं। ऐसी स्ट्रक्चर को बोल दिया जाता है एपिसोम्स। ठीक है,
एक स्ट्रक्चर और रह गई है इसमें, एंड दैट स्ट्रक्चर इज व्हाट, कि साइटोप्लाज्म के अंदर कहीं कहीं पर जो आरएनए है उस आरएनए के ऊपर एक से ज़्यादा राइबोसोम स्टिक्ड फॉर्म में नज़र आते हैं। इस टाइप की जो स्ट्रक्चर होती है उसको कहा जाता है पॉलीराइबोसोम्स। ठीक है, वो मैसेंजर आरएनए से जुड़कर इकट्ठे रहते हैं, उसको हम बोल देते हैं पॉलीराइबोसोम्स। दूसरी इनकी खासियत क्या है कि जो बैक्टीरियाज होते हैं उन बैक्टीरियाज के अंदर 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। 70S टाइप का राइबोसोम इनमें मिलता है एज दे आर प्रोकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स की तो फीचर ही होती है कि उनके अंदर 70S टाइप का राइबोसोम मिलता है। अंडरस्टूड? इसके बाद आ जाता है रिप्रोडक्शन एंड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, कैसे अपनी पॉपुलेशन बढ़ाता है। तो नॉर्मली दो तरीके के बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन है, एक को एसेक्सुअल बोला, एक को सेक्सुअल। ये सेक्सुअल में आ जाता है बाइनरी फिजन। सेक्सुअल जो है, मैंने अभी आपको बोला था जब मैं आपको पाइलस के बारे में बता रही थी, एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर नहीं होता है। उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेक्ट टर्म बोलें, दैट इज नॉट ट्रू। पैरासेक्सुअलिटी उसको कहा जाता है, क्योंकि ये जो टेक्निक्स है ये जीन ट्रांसफर की टेक्निक्स है। पर फिर भी जब जीन एक से दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है तो ऑफ कोर्स जिसके अंदर जा रहा है वो अगर उसकी कॉपी बनाएगा बैक्टीरिया की उस जीन्स के हिसाब से, तो फिर प्रोडक्शन तो हो रहा है ना, इसलिए इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर रखा गया है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरीके का है, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन। कॉन्जुगेशन दिया था लेडरबर्ग एंड टैटम ने, ट्रांसफॉर्मेशन दिया था ग्रिफिथ ने, और ट्रांसडक्शन दिया था जिंडर एंड लेडरबर्ग में, जिनके ये तीनों के तीनों जो एक्सपेरिमेंट्स हैं बड़े सक्सेसफुल रहे हैं। चलिए लेट्स डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो फर्स्ट आ गया हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, उसमें आता है बाइनरी फिजन। ठीक है, बैक्टीरियाज जो है रिप्रोड्यूस करते हैं बाइनरी फिजन के थ्रू। ठीक है, और वो बैक्टीरिया का जो बड़ा फेमस, ऐसा नहीं है कोई और मेथड यूज नहीं करते, बट जो ज्यादा यूज करने वाला है वो बाइनरी फिजन है। बाइनरी फिजन के अंदर या ये कह सकते हैं सबसे कॉमन मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिससे बैक्टीरिया एक्टिवली ग्रो करते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ होता क्या है, बैक्टीरियल सेल हो गई है, ठीक है, जिसको पेरेंट सेल बोल रहे हैं, ये इसकी सेल वॉल हो गई है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई है, ये इसका मीजोजोम हो गया, मीजोजोम से जुड़ा हुआ क्या हो गया है, उसका न्यूक्लियोइड हो गया। तो अब क्या होगा, फेवरेबल कंडीशंस में इस चीज़ को याद रखने की ज़रूरत है कि फेवरेबल कंडीशंस में, जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस बनेंगी तो उन फेवरेबल कंडीशंस में जो बैक्टीरिया होता है वो अपने आप को रेप्लिकेट या ये कह सकते हैं रिप्रोड्यूस करने की प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो फेवरेबल कंडीशन में सबसे पहले क्या होगा, जो इसका डीएनए है वो डीएनए रेप्लिकेट करता है, सॉरी डीएनए नहीं बोलेंगे हम, न्यूक्लियोइड बोलेंगे। ठीक है, वो ज़्यादा बेटर साउंड कर रहा है, डीएनए गलत नहीं बट वो ज़्यादा बेटर साउंड कर रहा है। तो जो इसका न्यूक्लियोइड है पहले वो अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, अपनी कॉपी बनाएगा। दूसरा साथ के साथ जो मीजोजोम के साथ न्यूक्लियोइड अटैच था, वो मीजोजोम भी अपने आप को डबल कॉपी बनाएगा। तो 1 से 2 मीजोजोम्स बन गए और 1 से 2 डीएनए बन गए, यानी कॉपी बन गई रेप्लिकेट करके। जैसे ही रेप्लिकेट करते हैं उसके बाद क्रॉस वॉल फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, यानी कि दोनों ही न्यूक्लियोइड अपने अपने मीजोजोम के साथ सेपरेट होना शुरू कर देते हैं, और सेपरेट होने के साथ साथ जो इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल है वो इनवर्ड मूवमेंट शो करती है, और धीरे धीरे करके मूवमेंट इतना बढ़ जाता है कि वो 2 सेपरेट सेल्स की फॉर्म में अलग हो जाती हैं, और इन्हीं को हम बोलते हैं डॉटर सेल्स। ठीक है, और जो ये वॉल बन रही है जो बाद में अभी पूरी हो जाएगी, तब इस वॉल को कहा जाएगा सेप्टम। ठीक है, एक कंडीशन ऐसी आएगी, तो अभी तो यहाँ हम ये दिखा रहे हैं ना कि इनवर्ड मूवमेंट शुरू हो गया है,
क्रॉस वॉल फॉर्मेशन, जब ये वॉल बन जाएगी तो उस वॉल को क्या कहा जाएगा, सेप्टम। और इस सेप्टम के बनते ही दोनों जो डॉटर न्यूक्लियाई हैं, दोनों जो डॉटर सेल हैं, दोनों डॉटर सेल में इक्वल अमाउंट में साइटोप्लाज्म या जो भी मटेरियल इनके अंदर है इक्वली डिवाइड हो जाता है, हाफ में, ठीक है, ऑलमोस्ट हाफ में दो डॉटर सेल्स आपको मिल जाती है, जिनमें दोनों के पास अपनी अपनी न्यूक्लियर बॉडी होती है। बट ये कब होता है, ये होता है फेवरेबल कंडीशंस में, और इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में टाइम कितना लगता है, 20 से 30 मिनट्स। 20 से 30 मिनट्स में वन साइकिल ऑफ बाइनरी फिशन कंप्लीट हो जाती है। तो आप खुद समझ सकते हो, जब 20 से 30 मिनट, आधा घंटा मान के चलें, आधे घंटे में इतनी प्रोडक्शन अगर 1 से 2 बना रहा है तो बैक्टीरिया की अमाउंट तो बहुत ज़्यादा, तो 24 घंटे में कितने बैक्टीरिया एक साथ बन जाते होंगे, बहुत लार्ज अमाउंट, राइट। तो ये फेवरेबल कंडीशंस में जो रिप्रोडक्शन का मेथड है दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसा नहीं है और कोई मेथड्स नहीं है, बडिंग भी है, कोनिडिया फॉर्मेशन भी है, स्पोरिलेशन भी है, ठीक है। स्पोरिलेशन में तो हम बात भी करेंगे, बट बडिंग और कोनिडिया बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि एक्टिवली ग्रोइंग बैक्टीरिया के लिए नहीं है, बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया उसको परफॉर्म नहीं करते, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ रहे हैं। एंड एज वेल वी आर गोइंग विद एनसीईआरटी। एक और चीज़ आ जाती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम उसको पढ़ रहे हैं बट एक्चुअली वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है नहीं, दैट इज एंडोस्पोर फॉर्मेशन। इसको मेथड ऑफ पैरिनेशन भी कहा जाता है क्योंकि वही वर्ड ज़्यादा बेटर लग रहा है। पैरिनेशन वर्ड किससे रिलेटेड है, पेरिनियल प्लांट्स, पेरिनियल ट्रीज अगर आपने सुने हो तो, जो साल भर चलते हैं, तो ये उसी तरीके का है कि जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, ठीक है, जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, जैसे हमारे केस में अभी रिसेंट का जो केस हुआ था कोरोना में, हमारे लिए वो अनफेवरेबल कंडीशंस बन गई थी ना, तो हम घरों के अंदर बैठ गए थे, तो वो हमारा पैरिनेशन का तरीका था। उसी तरीके से जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो एंडोस्पोर फॉर्मेशन उसी ड्यूरेशन में होता है, तो इसलिए कभी कभी हम इसे एसेक्सुअल से कनेक्ट कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एंडोस्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, एंडोस्पोर फॉर्मेशन में जैसे ये बैक्टीरियल सेल है, इतना तो अभी हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा था कि बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल ने क्या किया, बैक्टीरियल सेल ने अपना मीजोजोम डिवाइड कर लिया, उसके साथ जो न्यूक्लियोइड था वो डिवाइड कर लिया, उनके बीच में सेप्टम बन गई। बट सेप्टम बनने के बाद ये बैक्टीरियल सेल दो में डिवाइड नहीं हुई है, दोनों का जो डॉटर न्यूक्लियाई तैयार हुए थे या डॉटर सेल्स तैयार हुई थी, अभी वो सेल्स नहीं बनी है, अभी वो एक ही पेरेंट सेल के अंदर है, वो एक दूसरे सेपरेट नहीं हुई है, वहाँ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये सेपरेट होंगी भी नहीं क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशंस हैं। अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो इनका मटेरियल है, न्यूक्लिक मटेरियल है या न्यूक्लियोइड है, सबसे पहले तो ये जो इनका सेप्टम है ये दोबारा से आपस में मिक्स हो जाएगा। दूसरी बात क्या होगी कि अब इन ग्रूव्स आप ये देख रहे होगे, इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ऑटोमेटिकली उसमें इन ग्रूव शुरू हो गए, राइट। इन ग्रूव शुरू होने के बाद अब क्या होता है, इन ग्रूव शुरू होने के बाद धीरे धीरे एक का ग्रूव, कोई भी एक ग्रूव बढ़ता जाएगा अंदर की तरफ, और जो जेनेटिक मटेरियल था वो दो में डिवाइड हो जाएगा, एक पार्ट ये रह गया और एक पार्ट ये रह गया, ठीक है। तो ये हो गई पेरेंट सेल वाला, ये क्या था, जो पेरेंट सेल से एक और जो स्पोर टाइप स्ट्रक्चर बन गई है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, फोर स्पोर। क्या हुआ, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, पेरेंट सेल थी, उसके अंदर सेल डिवीजन हुआ, ठीक है, माइटोसिस नहीं है, अमाइटोसिस ही उसको बोलेंगे हम, ठीक है। डिवाइड, सेल को डिवाइड होना था, सेप्टम बन चुके थे पर नहीं हुए, बाद में क्या हुआ, ये जो सेप्टम बना धीरे धीरे करके गायब हो गया और जेनेटिक मटेरियल जो है इनका न्यूक्लियोइड है वो दोबारा से एक हो गया। अब क्या हुआ, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी दो अलग अलग जगहों से ग्रूव बनाएगी, ठीक है, और इनमें से कोई एक ग्रूव बढ़ना शुरू करेगा और उस ग्रूव के साथ साथ जो जेनेटिक मटेरियल इसका था वो भी अपने आप को स्प्लिट कर लेता है, डिवाइड कर लेता है, रेप्लिकेट करने के बाद डिवाइड करेगा, तो एक कॉपी तो डीएनए मटेरियल की आ जाएगी इस स्ट्रक्चर के अंदर जो ग्रूव के थ्रू बना, ये वाला, ठीक है, दूसरी कॉपी यहीं रह गई।
तो ये जो बनी स्ट्रक्चर एक टाइप का स्पोर बन गया, जिसको क्या कहा गया, फोर स्पोर कहा गया। सेप्टम फॉर्मेशन हो गया, उसमें डिवाइड हो गया है और ये पेरेंट डीएनए ही चल रहा है। ठीक है, धीरे धीरे करके ये पेरेंट डीएनए क्या करेगा, ये डीएनए इस फोर स्पोर को अपने अंदर लेना शुरू कर देता है। तो देखो आप, ये वाला साइज जो है इसका, अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो साइज है वो धीरे धीरे करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का साइज बढ़ाता जा रहा है और इस फोर स्पोर को अपने अंदर लेता जा रहा है। धीरे 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि फोर स्पोर को अपने अंदर ही ले लेगा। ठीक है, धीरे धीरे एक टाइम क्या आएगा कि इस फोर स्पोर को ये अपने अंदर ले लेगा। कैसे लेगा, धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि जो ये फोर स्पोर बना है धीरे धीरे करके इसको अपने अंदर ही ले लेगा। तो आप देख सकते हो ये फोर स्पोर इसके अंदर आ गया और इसकी एक कॉमन प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर चलती ही आ रही है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई और उसके ऊपर सेल वॉल होगी। अब यहाँ के बाद जब ये फोर स्पोर इसने अपने अंदर ले लिया, अब धीरे धीरे जो फोर स्पोर था उसके ऊपर लेयर्स बनना शुरू हो जाएंगे, लेयर्स डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, जिनको हम कॉर्टेक्स फॉर्मेशन बोल रहे हैं। ठीक है, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर, इस तरीके से लेयर्स बनना शुरू होंगी। ठीक, अब जब लेयर्स बनना शुरू हुई तो बहुत सारी लेयर्स बनती जा रही है, बहुत सारी लेयर्स बनती जा रही हैं। ये लेयर्स फॉर्मेशन का ही है प्रोसेस, पूरा का पूरा लेयर फॉर्मेशन का प्रोसेस है। ठीक है, लेयर फॉर्मेशन होता जाएगा फाइनली अब क्या होगा, लेयर फॉर्मेशन होता जाएगा फाइनली अब ये होगा कि जो ये फोर स्पोर था इसके ऊपर इतनी सारी लेयर बनने के बाद अब उस लेयर के अरेंजमेंट को हमने क्या बोल दिया, स्पोर कोट बोल दिया। ठीक है, अब ये जो स्पोर है अब ये तैयार बैठा है कि जैसे फेवरेबल कंडीशंस आए मैं फटाक से बाहर निकलूं। ठीक है, तो ये वेट कर रहा है, अभी हम वेट कर रहे हैं कोरोना कब खत्म होगा, हम कब बाहर निकल कर आएंगे। ठीक है, तो ये भी वेट कर रहा है कि कब फेवरेबल कंडीशंस आए और कब हम बाहर निकलें। ठीक, अब क्या होगा, जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, क्योंकि इस फोर स्पोर ने, जिसको अब स्पोर कह रहे हैं हम, सारा का सारा न्यूट्रिशन किससे लिया है, पेरेंट सेल से लिया है। तो पेरेंट सेल तो हो गई वीक, इसके ऊपर लेयर्स फॉर्मेशन हुआ, इसके ऊपर अभी फॉर्मेशन चल ही रहा था। ठीक है, इसके से ये हो गया हेल्दी स्ट्रॉन्ग। तो अब क्या होगा, इस पेरेंट सेल के वीक होने की वजह से फेवरेबल कंडीशंस आने पर ये पेरेंट सेल तो हो जाएगी खत्म, डेड हो जाएगी और ये स्पोर फ्री हो जाएगा। ठीक है, इन्वायरमेंट में आ जाएगा। जब ये स्पोर फ्री होकर इन्वायरमेंट में आता है तो इसके ऊपर कौन कौन सी लेयर है, देखिए सेंटर को हम बोलेंगे कोर, जिसके अंदर न्यूक्लियोइड है, इसका अपना जेनेटिक मटेरियल है। उसके ऊपर की जो कवरिंग हो गई है, ठीक है, अब वो क्या क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, सेल वॉल हो गई। ठीक है, उसके ऊपर क्या आएगा, कॉर्टेक्स। इस कॉर्टेक्स के बारे में अभी हम देखेंगे क्या चीज़ है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स कवरिंग होगी, कॉर्टेक्स के ऊपर आ गया स्पोर कोट, उसके ऊपर आ गया एक्सोस्पोरियम। तो आप देख सकते हो कितनी सारी कोटिंग्स हैं जो कि इस स्पोर को हार्ड बना रही हैं कि जब पेरेंट सेल से निकलकर अगर ये बाहर भी जाएगा तो जब तक इसको सूटेबल कंडीशंस नहीं मिलती हैं, ये कहीं पड़ा रहेगा तो ये खराब नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा, इसलिए इसके ऊपर इतनी सारी कवरिंग्स हैं, राइट। और जैसे सूटेबल कंडीशंस मिलेंगे इट विल सर्वाइव। ओके, अल्टीमेटली हुआ क्या, क्वेश्चन अराइज ये होता है अल्टीमेटली हुआ क्या। अल्टीमेटली ये हुआ कि ये था हमारा पूरा का पूरा स्पोर। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा स्पोर है, सेंटर में हो गया इसका कोर, कोर के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, यानी कि इसका न्यूक्लियोइड, इसको हमने कोर बोला। और यहाँ जो आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं ये क्या है, साइटोप्लाज्म हो गया इसका। तो कोर हो गया, कोर के अंदर साइटोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्म में क्या हो गया, इसका जेनेटिक मटेरियल हो गया। और फिर क्या चीज़ आती है, फिर आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये इसकी हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके ऊपर क्या आएगी, सेल वॉल आएगी, इसकी सेल वॉल हो गई जिसको जर्म सेल वॉल भी कहते हैं। ठीक है, सेल वॉल हो गई। सेल वॉल से ऊपर अब यहाँ कहानी अलग हो जाती है, इसके ऊपर एक और कोटिंग ये बना लेता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। तो ये जितना स्पेस आप देख रहे हो, ये पूरा स्पेस, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के अंदर एक केमिकल, बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं बट स्पेसिफिकली हम एक सब्सटेंस की बात करेंगे, केमिकल की बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज कैल्शियम डिपिकोलिनिक एसिड। ठीक है, जो कि एक एंटी कोआगुलेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, अभी बताते हैं उसका क्या करते हैं। तो कॉर्टेक्स हो गया। ठीक, कॉर्टेक्स से और बाहर की तरफ आओगे तो फिर एक और मोटी लेयर आपको नजर आएगी, ये वाली, दिस इज कॉल्ड एज एक्सोस्पोरियम।
ठीक है, जो बड़ा आपको खाली स्पेस नजर आ रहा है, दिस लेयर इज कॉल्ड एज एक्सोस्पोरियम। और इस एक्सोस्पोरियम की क्या फीचर होती है, ये एक्सट्रीमली हार्ड होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है ये लेयर, ये कोटिंग बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, एक्सट्रीमली हार्ड, कि कुछ भी हो जाए इसको बचा के रखना है, बैक्टीरिया को मरने नहीं देना है, स्पोर को मरने नहीं देना है। ठीक है, तो एक्सट्रीमली हार्ड होती है एक्सोस्पोरियम, और एक्सोस्पोरियम के ऊपर हो गई उसकी मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड एज आउटर मेम्ब्रेन। अब बात आती है कि यहाँ तक तो कहानी समझ आती है कि भाई साइटोप्लाज्म हो गया, उसके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, फिर सेल वॉल हो गई, उसके बाद की जो इतनी लेयर्स बनी, ये क्या लॉजिक है। तो उसके बाद की जो लेयर्स हैं दैट इज कॉर्टेक्स। सबसे पहले मैं कॉर्टेक्स की बात करूँ क्योंकि यही स्पेसिफिक रोल प्ले कर रही है। कॉर्टेक्स के अंदर कैल्शियम डीपीकोलिनिक एसिड होता है जो कि एंटीकोगुलेंट का काम करता है। अब एंटीकोगुलेंट, कोगुलेशन का मतलब क्या होता है, कोगुलेशन का मतलब होता है थक्का जमना। ठीक है, जैसे आपने अगर गलती से दूध में नमक या दही या नींबू का ड्रॉप डल गया तो वो दूध फट जाता है ना, उसके क्लॉट्स बन जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कोगुलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसी टाइप के एक प्रोसेस को रोकने के लिए कैल्शियम डीपीकोलिनिक एसिड इसके कॉर्टेक्स में बनता है। जैसे कि जो इसका कोर है, उस कोर के अंदर न्यूक्लिक मटेरियल है जो कि एक टाइप का प्रोटीन ही है, न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना हुआ है। साइटोप्लाज्म में उसमें डिफरेंट तरीके के प्रोटीन्स हैं। तो अनफेवरेबल कंडीशंस की वजह से कहीं ये प्रोटीन अंदर के जो हैं वो ख़राब ना हो जाएं, तो उनको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रोटेक्शन चाहिए। ठीक है, बाहर बहुत टेम्परेचर है, बहुत हाई प्रेशर है, उस कंडीशन में प्रोटीन डिग्रेड ना हो जाए, तो उस प्रोटीन को बचाना है। तो प्रोटीन को बचाने के लिए ये कैल्शियम डीपीकोलिनिक एसिड क्या करेगा, ये कैल्शियम डीपीकोलिनिक एसिड एंटीकोगुलेंट की तरह काम करेगा कि बाहर अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है या कोई और केमिकल ऐसा कांटेक्ट में आता है जो प्रोटीन को डिग्रेड कर सकता है, जो कि कोर के अंदर है। ठीक है, तो ये एंटीकोगुलेंट उस प्रोटीन तक उस केमिकल को या उन कंडीशंस को पहुंचने ही नहीं देगा जिससे प्रोटीन खराब हो। और जब तक प्रोटीन सही है, जब तक न्यूक्लिक मटेरियल सही है, यानी तब तक बैक्टीरिया सही है, वो सर्वाइव करेगा। ठीक है, तो मेन काम क्या है कॉर्टेक्स का, ये कैल्शियम डीपीकोलिनिक एसिड का, इसके प्रोटीन को बचाना, इसके जेनेटिक मटेरियल को बचाना। जेनेटिक मटेरियल बच गया तो सब कुछ बच गया। ठीक है, समझ आ गया। और जो एक्सोस्पोरियम था, जो इसकी कोटिंग थी, एक्सोस्पोरियम का काम क्या था, एक्सोस्पोरियम का काम था बाहर की इन्वायरमेंटल कंडीशंस में इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, किसी भी टाइप के अटैक से इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है, ये जो स्पोर बना, इसकी एक और फीचर है, ये किसका एग्जाम्पल है, हमने क्यों पढ़ा एंडोस्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, ये भी तो क्वेश्चन दिमाग में आता होगा ना कि किसका एग्जाम्पल है। तो ऑफ कोर्स ये एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल है आपने स्टार्टिंग में जब लेक्चर हमने स्टार्ट किया था, इससे प्रीवियस सेशन में, वहाँ हमने 4 डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियाज देखे थे, जिसमें एक बड़ा कॉमन टाइप का बैक्टीरिया था बैसिलस। राइट, बैसिलस बैक्टीरिया पढ़ा था जिसकी शेप कुछ इस तरीके से थी। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। ठीक है, मोस्टली फाउंड बैक्टीरिया ये है। तो ये जो आप स्ट्रक्चर बीच में देख रहे हो ना, ये वाली स्ट्रक्चर, ये एक्चुअली स्पोर ही है, ये स्पोर ही है। तो एंडोस्पोर फॉर्मेशन को स्टडी जो कर रहे हैं हम, इसकी वजह से स्टडी कर रहे हैं, स्पोर की वजह से। ठीक है, तो एंडोस्पोर फॉर्मेशन किसके अंदर नॉर्मली देखा जाता है, बैसिलस के अंदर। ठीक है, क्या कर रहा है ये, स्पोर जब बन गया, ये बैक्टीरियल सेल थी, पूरी की पूरी डिग्रेड हो जाएगी क्योंकि वीक हो गई, ये स्पोर बाहर निकल जाएगा। आपने बहुत सारे फूड आइटम्स पर देखा होगा, उन पर एक्सपायरी लिखी हुई होती है, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, उनके पैकेट्स पे एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है कि आप 3 दिन 4 दिन इतने दिन में उसको यूटिलाइज कर लें, अदरवाइज ये ख़राब हो जाएगा। उसका मतलब क्या है, ऑलरेडी वो जो मिल्क है वो पैस्चराइज है, उसको अच्छे से गर्म करके फिर उसको तुरंत ठंडा करके उसके अंदर के नॉर्मली जो माइक्रोब्स हैं उनको किल कर दिया गया है। पर अगर बाय द वे उसमें इस टाइप के स्पोर प्रेजेंट हुए तो वो स्पोर पैस्चराइजेशन के थ्रू भी किल नहीं होते हैं, तो वो ग्रो कर जाएंगे, वो हमारी बॉडी में वो वहाँ ग्रो कर जाएगा, जर्मिनेट अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएगा, तो हमारी बॉडी में पहुँचने के बाद ऑब्वियसली वो
उसकी पॉपुलेशन जो है वो बीमारियां कॉज करेगी। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि एक्सपायरी हो गया तो फेंक दो उसको, राइट, क्योंकि स्पोर को प्रेशराइजेशन के थ्रू किल नहीं किया जा सकता। तो भाई कौन सी टेक्निक है जिसके थ्रू इसको किल किया जाए? तो इसको किल करने की जो टेक्निक है दैट इज एक्चुअली ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव टेक्निक है। ऑटोक्लेव टेक्निक के थ्रू स्पोर्स को किल किया जा सकता है। ये क्या होता है, एक टाइप का कुकर हो गया, एक टाइप का कुकर हो गया जिसके अंदर आपने बैक्टीरिया का स्पोर अगर रखा, ठीक है, तो ये स्पोर इस कुकर के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर की हाई कंडीशंस होती हैं और प्रेशर की हाई कंडीशंस होती हैं। दोनों कंडीशंस हाई होने की वजह से ये स्पोर की जो आउटर कवरिंग्स, इतनी सारी जो लेयर्स उसने बनाई हुई है वो ब्रेक हो जाती हैं। वो ब्रेक होते ही क्या होगा, इसका सेंटर मटेरियल, कोर का मटेरियल डैमेज हो जाएगा और बैक्टीरिया मर जाएगा। तो सिर्फ एक ऑटोक्लेव टेक्निक के थ्रू इसको किल किया जा सकता है, अदरवाइज कोई और टेक्निक पॉसिबल नहीं है जिसमें 100 डिग्री सेल्सियस और मोर देन दैट इतना टेम्परेचर प्रोवाइड कराया जाता है। तो टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस की वजह से स्पोर डैमेज हो जाता है। ठीक है, दैट्स व्हाई बिकॉज ऑफ दिस बैसिलस वी स्टडीड अबाउट एंडोस्पोर फॉर्मेशन। ओके, यस। तो नेक्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने अभी आपको बोला था कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सही वर्ड नहीं है बोलने के लिए, बेटर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह हम बोलें कि पैरासेक्सुअलिटी का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, एक टाइप से पैरासेक्सुअलिटी का एग्जाम्पल है ये बोलना ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो प्रोसेसेस थे वो 3 प्रोसेस थे, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रोसेस था वो अल्टीमेटली मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि तीनों की तीनों में क्या है, जेनेटिक ट्रांसफर होना है, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जाना है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, और पैरासेक्सुअलिटी जो वर्ड यूज किया है उसका मतलब क्या है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, यानी हमने जेनेटिक मेकअप करना है, जीन में बदलाव लाने हैं जिससे कि एक डिफरेंट टाइप का सेक्स आपको मिलेगा। ठीक है, अब इस रिप्रोडक्शन के अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा भाई, वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म तो है नहीं, प्रोकैरियोट है, तो इसमें मियोसिस और माइटोसिस तो हो नहीं सकते क्योंकि इसके अंदर सेक्स ऑर्गन्स ही नहीं है, गैमीट्स नहीं है जो फ्यूज करेंगे आपस में, जाइगोट बनेगा। तो एक्चुअली इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहना तो सही नहीं होगा ना, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है कि डिफरेंट सेक्स के ऑर्गेनिज्म हैं, उनके गैमीट्स फ्यूज कर रहे हैं, जाइगोट एम्ब्रियो बन रहा है, तब जाके आगे का न्यू लाइफ फॉर्म बन रही है, बट दैट इज नॉट हैपनिंग हियर। ठीक है, तो वो नहीं हो रहा है, इसलिए इसको एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोल सकते, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोल सकते, इसको एक्चुअली कहा जाना चाहिए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में पहला प्रोसेस आ जाता है ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि ग्रिफिथ ने दिया था। ठीक है, ग्रिफिथ ने ये एक्सपेरिमेंट दिया था, और ग्रिफिथ ने जो बैक्टीरिया लिया था वो था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ठीक है, बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के 2 स्ट्रेन लिए थे, R2 और S3। R2 को रफ बैक्टीरिया बोला, S3 को स्मूथ बैक्टीरिया बोला। रफ बैक्टीरिया नॉन व्यूरुलेंट होता है, यानी कि इन्फेक्शियस नहीं होता है, और जो स्मूथ बैक्टीरिया होता है वो व्यूरुलेंट होता है, यानी इन्फेक्शन कॉजिंग होता है, इन्फेक्शियस होता है। ठीक है, रफ का मतलब है जो बैक्टीरिया है उसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं है, कोई कैप्सूल नहीं है, जबकि स्मूथ का मतलब क्या है कि बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल है, और जिन बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल होता है वो कैसे होते हैं, इन्फेक्शन कॉजिंग। तो इन्फेक्शियस बैक्टीरिया क्या है, S3 का जो वेरिएंट लिया था वो वेरिएंट विरुलेंट था, और जो R2 का था बैक्टीरिया वो नॉन विरुलेंट था, वो नॉन इन्फेक्शन कॉजिंग था। अब क्या हुआ, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट किया है, ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया माउस के ऊपर। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि S3 बैक्टीरिया जो था, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोना का जो S3 वेरिएंट था, वो S3 वेरिएंट लिया, इंजेक्शन में फिल किया और एक माउस के अंदर इंजेक्ट कर दिया। तो जब माउस के अंदर इंजेक्ट किया तो माउस मर गया। ठीक है, क्योंकि S3 तो विरुलेंट है ना,
कैप्सूल कवरिंग है उसके ऊपर, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, तो वो मर गया। तो S3 के वेरिएंट से पता चला कि वो हमेशा इन्फेक्शन कॉज करेगा, कि माउस के अंदर जब S3 बैक्टीरिया डाला तो माउस के अंदर निमोनिया हो गया और वो मर गया, ठीक है। फिर आया R2 बैक्टीरिया, रफ बैक्टीरिया, जो कैसा था, नॉन विरुलेंट था, ठीक है, उसके ऊपर कैप्सूल कवरिंग नहीं थी, उसको माउस के अंदर डाला तो उसका तो पता था भाई वो तो नॉन विरुलेंट है, तो माउस सरवाइव किया। फिर आया थर्ड केस में क्या किया कि जो विरुलेंट था S3 वाला बैक्टीरिया, पहले उस S3 बैक्टीरिया को हीट किल्ड कर दिया, स्ट्रांगली हीट किया, जिससे कि उसके अंदर जो ऐसा जीन था जो निमोनिया कॉज कर रहा था वो डायड हो जाए, ठीक है। अब हीट किल्ड S3 वेरिएंट वाले बैक्टीरिया को इंजेक्शन के थ्रू माउस के अंदर डाला तो भाई हीट किल्ड कर दे तो जीन तो डिग्रेड हो गया, राइट। तो उस केस में माउस सरवाइव किया, ओके। और फोर्थ केस में अब क्या किया, यहां तक तो कहानी समझ आ गई थी, ठीक है। फोर्थ केस में क्या हुआ कि जो R2 स्ट्रेन है, रफ बैक्टीरिया है, जो कि नॉन विरुलेंट है, उसमें S3 हीट किल्ड वाला जो बैक्टीरिया था दोनों को मिक्स कर दिया। तो कायदे से तो अभी हमने जस्ट देखा एक्सपेरिमेंट में, S3 अगर हीट किल्ड बैक्टीरिया आप लेते हो तो वो तो माउस को मरने नहीं दे रहा है, राइट, वो तो माउस को मरने नहीं दे रहा, तो यानी कि ये भी नॉन विरुलेंट होना चाहिए, R2 नॉन विरुलेंट है ही, तो दोनों केसेस में क्या होना चाहिए, माउस को सरवाइव करना चाहिए। हुआ क्या, उल्टा हुआ, दोनों को मिक्स करने के बाद जब माउस के अंदर डाला गया तो माउस मर गया। अब इससे उन्होंने क्या निकाला, उन्होंने एक नई टर्म दी जिसको कहा गया रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। इस रिकॉम्बिनेशन के थ्रू उन्होंने क्या बात समझाने की कोशिश की, इस रिकॉम्बिनेशन के थ्रू उन्होंने बताने की कोशिश की कि भाई R2 तो पहले से ही नॉन विरुलेंट था, S3 को आपने नॉन विरुलेंट कर दिया था हीट किल्ड करने के बाद, पर फिर भी इस S3 जो हीट किल्ड था, कुछ ऐसी फैक्टर्स चेंज हुए हीट किल्ड होने के बाद, दोनों को मिक्स करने के बाद, कि इस हीट किल्ड वाले ने, इस विरुलेंट वाले ने जो हीट किल्ड हो चुका था, इसने नॉन विरुलेंट में उसके जेनेटिक मेकअप में कुछ ऐसा चेंज लेकर आया जिसकी वजह से वो कैसा बन गया, वायरुलेंट बन गया, ठीक है। R2 नॉन वायरुलेंट था, बट S3 जिसका वायरुलेंसी आपने खत्म कर दी थी, पर फिर भी वो नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आने के बाद उसने कुछ ऐसी एक्टिविटी की जिससे कि R2 कैसा बन गया, वायरुलेंट हो गया, यानी R2 के मटेरियल में, जेनेटिक मटेरियल में कुछ ऐसा चेंज आया कि वो वायरुलेंट प्रॉपर्टी शो करने लगा, जिसकी वजह से माउस के अंदर निमोनिया हो गया। ये बात बताई किसने बताई ये बात, ग्रिफिथ ने, और ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा फेमस है। दिस एक्सपेरिमेंट इज सो फेमस, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। चलिए, ट्रांसफॉर्मेशन समझ आया, यानी उन्होंने क्या बात बोली कि कुछ ट्रांसफॉर्म हुआ है, हीट किल्ड S3 ने R2 स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसके जीन को ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसके जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफॉर्म कर दिया, जिसकी वजह से न्यूमोनिया वो कॉज करने लगा, निमोनिया कॉज किया तो माउस मर गया, ठीक है। फिर आ जाता है सेकेंड मैथड, दैट इज कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन किसने दिया था, कॉन्जुगेशन दिया था लेडरबर्ग एंड टैटम ने, ठीक है। कॉन्जुगेशन किसने दिया था, लेडरबर्ग एंड टैटम ने। अब लेडरबर्ग और टैटम ने वही, अब आ जाता है कि मटेरियल क्या लिया, तो इन्होंने जो बैक्टीरिया लिया वो ई कोलाई लिया, ठीक है। इसका मेन क्या था, इसमें मेन ये था डीएनए ट्रांसफर होना है इस प्रोसेस के थ्रू, दो सेक्सुअली डिफरेंट स्ट्रेन्स के बीच में, दो डिफरेंट सेक्सुअली डिफरेंट स्ट्रेन्स के बीच में कॉन्जुगेशन हुआ, ठीक है। एक स्ट्रेन को कहा गया डोनर और एक को कहा गया रिसिपिएंट, ठीक है। तो F+ जो हो गया वो डोनर सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और F नेगेटिव जो दिखा रहा है वो रिसिपिएंट सेल को डोनेट कर रहा है, ठीक है। डोनर सेल जो है उसको हम मेल, मतलब हमने लेडरबर्ग एंड टैटम ने मेल कंसीडर किया, और जो F नेगेटिव रिसिपिएंट सेल है उसने क्या एज अ फीमेल रिप्रेजेंट किया, जबकि दोनों ही हैप्लॉइड थे,
ठीक है। तो अब जो कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होगा, उस कॉन्जुगेशन के प्रोसेस के थ्रू जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक से दूसरे में ट्रांसफर होगा थ्रू अ ब्रिज। और वो ब्रिज क्या है? पाइलस। याद हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मैंने बोला था आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या चीज़ें होती है? मेसोसोम्स होते हैं, पाइलीफिम्ब्री होते हैं और फ्लैजेला होता है। ठीक है, तो यहाँ पाइलस रोल प्ले कर रहा है। अब यहाँ क्या हो रहा है? दो बैक्टीरियल सेल ली, ठीक है, सेक्सुअली डिफरेंट सेल्स, एक को मेल कंसीडर किया, एक को फीमेल, एक को एफ पॉजिटिव डोनर सेल का, एक को एफ नेगेटिव रिसिपिएंट सेल का। ये इसका अपना प्लाज्मिड हो गया, ये इसका अपना क्रोमोसोम हो गया, बैक्टीरियल क्रोमोसोम। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो इसका प्लाज्मिड जो है डोनर का, उसको एफ प्लाज्मिड बोला गया। अब क्या हुआ कि जो डोनर सेल थी उसके ऊपर जो पाइलस होता है, उसने अपने पाइलस का साइज थोड़ा बढ़ाना शुरू किया। ठीक है, थोड़ा बढ़ाना शुरू किया और बढ़ा के उसने क्या किया? रिसिपिएंट सेल के साथ पाइलस को कनेक्ट करा दिया। अब जो एक कंडीशन बनकर आई वो कैसे? ब्रिज के टाइप कंडीशन बन गई। जैसे ये ब्रिज बना तो जिसने अपना पाइलस बनाया था, जिसने अपना पाइलस रिसिपिएंट तक भेजा था, अब वो क्या करता है? इस पाइलस को दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट करता है और इस रिसिपिएंट सेल को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, जैसे ही अपनी तरफ खींचेगा तो अब क्या होगा? जो एफ प्लाज्मिड था, यानी डोनर सेल का जो प्लाज्मिड था, डबल स्ट्रैंडेड है ये भी, ये अपना एक स्ट्रैंड क्या है? रिसिपिएंट सेल में ट्रांसफर करता है। ठीक है, अब भाई इसके पास भी एक स्ट्रैंड रह गया, इसके पास भी एक ही स्ट्रैंड पहुंचा प्लाज्मिड का। अब क्या होगा? जो डोनर है वो भी और जो रिसिपिएंट है वो भी, दोनों अपने अपने प्लाज्मिड के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बनाएंगे, सिंथेसाइज करेंगे। और जैसे सिंथेसाइज हो जाएंगे, ठीक है, दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। अब क्या है? दोनों के पास सेम कॉपीज हो गई हैं, तो अब दोनों ही कैसे बिहेव करेंगे? एज अ सेम। ये भी एफ पॉजिटिव सेल कहलाएगी डोनर सेल, ये भी एफ पॉजिटिव सेल कहलाएगी डोनर सेल, और ये अपने पाइलस को रेडी रखेगी कि जिससे कोई और सेक्सुअली डिफरेंट बैक्टीरिया आता है तो पाइलस के थ्रू उससे कनेक्ट, और सेम प्रोसेस विल बी रिपीटेड। ये था कॉन्जुगेशन जो लेडरबर्ग एंड टेटम ने दिया था। ठीक है, इसके बाद थर्ड प्रोसेस आता है ट्रांसडक्शन। इसके बाद जो ये ट्रांसडक्शन है, ट्रांसडक्शन ट्रांसड्यूस होना। ठीक है, ट्रांसड्यूस होना, इसमें क्या है कि जो जेनेटिक मटेरियल है एक बैक्टीरिया का, वो दूसरे में पहुंचेगा किसी के थ्रू। ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल है एक बैक्टीरिया का, वो किसी दूसरे में पहुंचेगा किसी और के थ्रू। ठीक है, किसी और के थ्रू पहुंचेगा। ठीक है, जेंडर एंड लेडरबर्ग ने ये दिया था, और ये दिया था 1952 में। 1952 में ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। ठीक है, अब आ जाती है बात, इन्होंने क्या बैक्टीरिया लिया? इन्होंने लिया था सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, और जो एजेंसी थी जिसके थ्रू इनको कराना था ट्रांसडक्शन, वो था एक बैक्टीरियोफाज। वो था एक बैक्टीरियोफाज, यानी एक टाइप का वायरस, बैक्टीरिया किलिंग वायरस जिसको बोलते हैं। क्या प्रोसेस था इसमें? कोई बैक्टीरियल सेल हुई जिसको होस्ट बैक्टीरियल सेल का या डोनर सेल बोल सकते हैं, कहीं से कोई बैक्टीरियोफाज आया। ठीक है, बैक्टीरियोफाज आया, बैक्टीरियोफाज इसकी कवरिंग पर, सेल वॉल पर आकर बैठा, इसके कैप्सूल पर। उसने क्या किया? कुछ एंजाइम्स रिलीज किए जिसकी वजह से जो इसकी कवरिंग है, सेल वॉल है, कैप्सूल है, थोड़ा सा ब्रेक हो गया, और अपना जो जेनेटिक मटेरियल था वो जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट कर दिया होस्ट बैक्टीरियल सेल के अंदर। इसके अंदर इंजेक्ट हो गया। इसके अंदर इंजेक्ट होते ही इसने क्या काम किया? इसके डीएनए ने, जिसको फाज डीएनए भी बोलेंगे, सबसे पहले कुछ ऐसे एंजाइम्स रिलीज किए जिसने सबसे पहले बैक्टीरिया का जो मेन क्रोमोसोम था उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर दिया, डिग्रेड कर दिया। ठीक है, डिग्रेड होते ही अब ये बना बहुत चालाक, ये फाज डीएनए। पहली बात तो इसको डिग्रेड कर दिया, दूसरी बात जो इसी के साइटोप्लाज्म में न्यूट्रिएंट सप्लाई थी, रिक्वायरमेंट थी, वो सारे रिक्वायरमेंट्स को यूज़ किया, और रिक्वायरमेंट्स को यूज़ करके अपनी ही बहुत सारी कॉपीज़ बना दी। ठीक है, बट गलती से एक कॉपी इसके जेनेटिक मटेरियल से भी बन गई। ठीक है, ये वाला जो आप बैक्टीरियोफाज देख रहे हो, ये वो बैक्टीरियोफाज है जिसमें मेन जो हमारा होस्ट बैक्टीरिया था उसका डीएनए आ गया, और बाकी जो भी बैक्टीरियोफाज बने वो कैसे थे?
अपने ही जेनेटिक मटेरियल वाले थे। ठीक है, तो इसने कितना स्मार्टनेस दिखाई कि सेल का, बैक्टीरियल सेल का ही यूज किया सारा मटेरियल और अपनी कॉपी बढ़ा ली। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद अब ये रेडी हो गए, जितना इसमें सरवाइव कर सकते थे किए। उसके बाद जब इसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो बैक्टीरियल सेल रप्चर हो गई, फट गई। फटते ही क्या हुआ, सारे के सारे बैक्टीरियोफाज बाहर निकल गए। अब जो बैक्टीरियोफाज बना होस्ट के जेनेटिक मटेरियल से, उसको कहा गया ट्रांसड्यूसिंग फाज, क्योंकि इस बैक्टीरियोफाज के अंदर किसका डीएनए है, इसके अंदर डीएनए है बैक्टीरिया का। अब ये बाकी तो नॉर्मल बैक्टीरियोफाज हैं, जैसे इसके ऊपर अटैक किया वैसे किसी और के ऊपर अटैक करेंगे। अब जो ये ट्रांसड्यूसिंग बैक्टीरियोफाज है, जिसके अंदर बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है, बैक्टीरिया का डीएनए है, ये क्या करेगा, कोई और बैक्टीरियल सेल ढूंढेगा। अब क्या हुआ, जो ये ट्रांसड्यूसिंग फाज था, यानी वो बैक्टीरियोफाज जिसके अंदर बैक्टीरिया का डोनर था, ये अब किसी और बैक्टीरिया को ढूंढेगा, जिसको रिसिपिएंट बैक्टीरियल सेल बोल सकते हैं, रिसिपिएंट होस्ट बैक्टीरियल सेल बोल सकते हैं। अब ये इसके साथ आके अटैच करेगा, यहाँ एंजाइम रिलीज करेगा, ये ब्रेक हो जाएगी वॉल और अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर डाल देगा। अब वो जेनेटिक मटेरियल से इसका क्रोमोसोम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा कि ये तो बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है, तो यानी मेरा ही होगा, बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल यानी मेरा होगा। अब क्या करेगा, यहाँ पर फिर से वही ऑप्शंस हैं, या तो ये यहीं पर अपनी कॉपीज बना ले, इसको ब्रेक करके कॉपीज बना ले। दूसरा ऑप्शन क्या है कि ये क्या करेगा, ये इसी के मेन बैक्टीरियल क्रोमोसोम में जाकर इंसर्ट हो जाएगा, इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। ठीक है, इनकॉर्पोरेट होकर इस बैक्टीरिया का जो अपना क्रोमोसोम था, उसकी जो सीक्वेंसिंग थी, जीन सीक्वेंसिंग, वो अपनी थी, बट इस फाज के थ्रू जो डीएनए आया, जो जेनेटिक मटेरियल आया, वो भी इसके साथ इनकॉर्पोरेट हो गया, इसमें मिक्सअप हो गया, तो एक न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल आपको मिला। ठीक है, इसी प्रोसेस को करने के लिए ही ट्रांसडक्शन पढ़ा गया था। तो अब ये जो सेल जिसका जेनेटिक मेकअप हो चुका है, दिस इज सेल इज कॉल्ड एज ट्रांसड्यूस्ड सेल। आई होप गॉट इट, अंडरस्टूड। चलिए, वेरी नाइस। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट सेकेंड लेक्चर। इसके बाद भी मोनारा में थोड़ा सा और बचा है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बट बेटर टू रिवाइज एवरीथिंग एंड बेटर टू राइट इट डाउन ऑन योर पेपर और कॉपी। ये ज़्यादा अच्छी चीज़ों को याद रखने के लिए। ठीक है, सो टिल नेक्स्ट सेशन, टेक केयर, गुड बाय।